दोस्तों वी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज ये हमारा 5वां पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई होप आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और बायोलॉजी की तैयारी के लिए आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं 30 प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत जल्द हम बायोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी को टॉपिक वाइज। तो चलिए तब तक आप इस सीरीज के साथ हमारे जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद या कवक के कारण होती है। ठीक है, तो फफूंद को ही कवक कहा जाता है। तो बताइए कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है। दमा, एथलीट फुट, खाज या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे चैनल पर एक साइंस ट्रिक की सीरीज चल रही है, जहां पर हमने रोगों से संबंधित सभी ट्रिक के माध्यम से सभी रोगों को कंप्लीट किया है। जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो सभी की बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक वहां पर मैंने बताई हैं। तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, एक बार विजिट जरूर करना। ठीक है, एक बार मेरे कहने से विजिट करना, आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएंगे ट्रिक्स, और वहाँ पर मानव रोग से संबंधित आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए कवक से इनमें से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दमा भी कवक से होता है, एथलीट फुट, खाज। ठीक है, तो तीनों रोग होते हैं कवक के कारण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी में हमारा एक प्रश्न तो कंप्लीट होता है कि जो गंजेपन का रोग होता है वह किसके कारण होता है। कवक के कारण होता है। तो यहाँ कवक का नाम पूछा गया है। और दोस्तों वहाँ पर जो हमने सीरीज चलाई है साइंस ट्रिक की सीरीज, वहाँ पर जो ट्रिक के माध्यम से जहाँ पर रोगों को कंप्लीट किया गया है, वहाँ पर हमने सभी कवकों के नाम भी बताए हैं, प्रोटोजोआ के नाम, जीवाणुओं के नाम और वायरसेस सबके नाम बताए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी तरह के प्रश्नों को वहाँ पर कंप्लीट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार विजिट जरूर करना। चलिए तो यहाँ पर बताइए गंजेपन का रोग होता है उस कवक का नाम क्या है। टिनिया कैपिटस, एक्रेस स्कैबिज, टिनिया पेडिस। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है टिनिया कैपिटस। ठीक है, तो याद रखना इसे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन के चयापचय में अप्रभावी बनाता है। विटामिन को चयापचय में अप्रभावी बनाता है। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो उसमें जो विटामिन का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो भाग होता है, इसको जो अप्रभावी बनाता है, तो उस पदार्थ का नाम बताना है। तो एंटी विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट, साइनोकोबालमिन और राइबोफ्लेविनोसिस। तो बताइए तो क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है राइबोफ्लेविनोसिस। तो ये पदार्थ होता है जो विटामिन को चयापचय में अप्रभावी बनाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो जो हमारे माइंड के लिए, एक माइंड को स्वस्थ रखने के लिए एक कोई आवश्यक विटामिन होती है, तो वह कौन सी है। तो बताइए विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वह है उपरोक्त सभी। तो जो विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये तीनों विटामिन हमारे माइंड के लिए अति आवश्यक होती हैं, उसे स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तीनों को याद रखना। और तीनों के रासायनिक नाम आपको नहीं पता हों तो मैंने जो फिर से बता देता हूं, मैं जो साइंस ट्रिक की हमारी सीरीज चल रही है वहाँ पर हमने एक ट्रिक ये भी दी है, जो विटामिन के रासायनिक नाम है सभी को वहाँ पर कंप्लीट किया गया है ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक बार वहाँ पर जरूर देखना। ठीक है, वैसे मैं आपको शायद यहाँ पर बता दूँ तो विटामिन B12 का क्या होता है रासायनिक नाम, साइनोकोबालमिन होता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, B9 का क्या होता है। तो बताइए दोस्तों 9 का क्या होता है। तो 9 का होता है, तो 9 का शायद स्किप हो रहा है। विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन होता है। और B9 का होता है दोस्तों याद नहीं आ रहा, नियासिन होता है। ठीक है,
तो शायद एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? तो बताइए कवक से होने वाला कौन सा संक्रामक रोग है? तो दमा, एथलीट फुट, तो ये हम पहले प्रश्न में कंप्लीट कर चुके हैं। दमा भी कवक से होता है, एथलीट फुट भी कवक से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी हेल्मिनथस के कारण होती है? तो बताइए हेल्मिनथस के कारण कौन सी बीमारी होती है? अतिसार, फाइलेरिया, ए और बी दोनों, या उपरोक्त सभी? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों भी दिया है, उपरोक्त सभी भी दिया है ना। तो चलिए बताइए क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, ठीक है। अतिसार और फाइलेरिया दोनों बीमारी हेल्मिनथस के कारण होती है। तो इस प्रश्न को आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। फाइलेरिया में क्या हो जाता है? हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। तो बताइए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो बताइए रेबीज के टीके का विकास किसने किया था? किसने खोज की थी रेबीज के टीके की? रॉबर्ट हसल, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लेब्रन। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसकी जो खोज की थी रेबीज के टीके की, वह की थी लुई पास्चर ने, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से इसको देखना, ठीक है, और याद रखना। चलिए आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? तो बताइए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? रोनाल्ड रॉस, लेब्रन, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो ये भी बताया था किसने? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने सर्वप्रथम बताया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए किस वर्ष में हुई थी विटामिन ए की खोज? 1910, 1912, 1922, 1927। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1912। 1912 में विटामिन ए की खोज हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर की क्षति होती है? तो बताइए जिगर की क्षति किस विटामिन की अधिकता के कारण होती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन डी? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 के कारण जिगर की क्षति होती है, अधिकता के कारण। तो याद रखना है इस पॉइंट को कि अधिकता के कारण होती है जिगर की क्षति, ठीक है ना। चलिए टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताइए जो टिटनेस रोग हो जाता है तो उसके कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्र का तंत्र, आंत, श्वास नली, फेफड़े। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अंग से रिलेटेड कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? टिटनेस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए क्या है? तंत्र का तंत्र, ठीक है। तो तंत्र का तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा वह प्रभावित होता है टिटनेस रोग में, ठीक है। तो याद रखना इसे भी। चलिए आगे देखते हैं। और ये टिटनेस रोग होता किसके कारण है? तो बताइए। तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है ये, याद रखना, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो बताइए मलेरिया, पायरिया, पेचिस या उपरोक्त सभी? तो क्या है इसका राइट आंसर? प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण ये सभी बीमारियां होती हैं। मलेरिया, पायरिया, पेचिस तीनों बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण होती हैं, ठीक है। तो याद रखना इसे भी। जो मलेरिया का वाहक होता है प्रोटोजोआ उसे प्लाज्मोडियम संघ का होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम होता है जो प्रोटोजोआ होता है मलेरिया का वाहक। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो बताइए, ये तो आपको पता होगा। रेटिनॉल किसका है? तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है ना। तो याद रखना इसे।
और मैंने आपको बताया था हमारे साइंस ट्रिक की सीरीज को आप देखना, वहाँ पर सभी विटामिन के वैज्ञानिक नाम ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो बताइए वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लिनियम, थियोफ्रैक्टस। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लिनियस। लिनियस होता है, लिनियस नाम था। एक बार ऐसा करना दोस्तों, ऐसे ना आप कंफर्म करना लिनियस नाम था या लिनियम था। ठीक है, तो एक बार देखना आप, और ये या नहीं नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम आपको ये बताएंगे कि लिनियम नाम है या लिनियस नाम था। ठीक है, चलिए द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन हैं, तो कौन है? लिनियम, यहाँ पर भी लिनियम दिया है तो शायद लिनियम ही नाम है। ठीक है, थियोफ्रैक्टस, इंचिसन, एंगलर। तो बताइए द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन हैं कौन है? तो यही है लिनियम, तो इसे आप याद रखना, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन भी कौन है? लिनियम। ठीक है ना, तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? के नहीं होगा या ने होगा। ठीक है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय या जर्मन, स्वीडिश या ब्रिटिश। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जर्मन। ठीक है, तो जर्मन के वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम प्रतिपादित या प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो किसमें रखा जाता है पुष्पी पादपों को? क्रिप्टोगेम्स, फेरोगेम्स, बायरोफाउट्स, टेरिडोफाउट्स। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है फेरोगेम्स। ठीक है, फेरोगेम्स। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी में प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और थोड़ी बताने में भी दिक्कत हो रही है, जो कि मैं ज़्यादातर ऑप्शन को यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, आज उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो बताइए अपुष्पी पादपों को रखा गया है जिसमें पुष्प नहीं आते हैं, तो उसे किस में रखा जाता है? तो बताइए किस में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स में, फेरोगेम्स में, बायरोफाउट्स में या टेरिडोफाइट्स। यही चारों ऑप्शन है हमारे, जो कि पुष्पी पादपों को रखा गया है किसमें? फेरोगेम्स में। और अपुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? तो बताइए किस में रखा गया है? तो ये रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स में। तो ये दोनों याद रखना, अपुष्पी क्रिप्टोगेम्स में और पुष्पी फेरोगेम्स में। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो बताइए वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जीन्स, फैमिली, स्पेसीज या ऑर्डर। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज है वर्गीकरण की आधारीय इकाई। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो बताइए हाइड्रोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं? तो बताइए कौन सा हो गया इसका राइट आंसर? जलीय पौधे। जलीय पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, और मरुस्थल में उगने वालों को कहते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, और मरुदभिद हिंदी में क्या कहा जाता है? मरुदभिद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन या ल्यूवेनहॉक। तो इसे तो आप बता देंगे, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। जीवाणुवक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो बताइए जीवाणुवक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम, सूत्रकणिक। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जीवनीवक, यानी जीवनीवक का मतलब है जो जीवन हमें देती है, उन कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो कोशिका के बारे में पूछा गया है, तो कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जीव द्रव्य भी होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, और जो राइबोसोम भी होता है, सूत्रकणिक नहीं होता है। ठीक है, तो सूत्रकणिक ये नहीं होता है कोशिकाओं में, तो याद रखना। 23वां प्रश्न देखते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, तो बताइए क्या होते हैं सभी कवक सदैव? परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी, मृतोपजीवी।
कवक और बैक्टीरिया मृतोपजीवी तो होते हैं, लेकिन इसमें ये कहा गया है सदैव, तो सदैव, तो ये इसका राइट आंसर होगा विविधपोषी। ठीक है, तो विविधपोषी होते हैं सभी कवक। ठीक है दोस्तों, चलिए 24 है, विटामिन सी किस में मौजूद है? तो बताइए विटामिन सी किस में मौजूद है? तो खट्टे फलों में होता है, तो टमाटर में होगा, पपीता में होगा, अमरूद में, उपरोक्त सभी में होगा। ठीक है, विटामिन सी इन तीनों में होगा। तो चलिए आगे 25वां प्रश्न देखते हैं। तो अतिसार रोग जो घरेलू द्वारा प्रसारित होता है और जिसमें होगा ये, जिसमें घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है, तो बताइए किसके कारण होता है? तो इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। अतिसार रोग जो होता है घरेलू द्वारा होता है, मतलब घरेलू किसके द्वारा होता है, और जिसमें घाव हो जाता है, तो किस में घाव हो जाता है? तो दो चीज़ पूछी गई है। तो बताइए घरेलू मक्खी द्वारा होता है, आंत में घाव हो जाता है, या मक्खी द्वारा होता है, फेफड़ों में घाव हो जाता है, मच्छर द्वारा होता है, अस्थि मज्जा में घाव हो जाता है, मच्छर के द्वारा होता है, श्वास नली में घाव हो जाता है। तो बताइए अतिसार रोग में ऐसा क्या होता है? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो मक्खी के द्वारा होता है, जो घरेलू मक्खी होती है, और आंतों में घाव हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसे भी। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं में क्या होता है? तो फाइलेरिया के बारे में अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि उसमें सूजन आ जाती है, तो पैरों में सूजन आ जाती है, तो सही है। वृषण कोषों में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है, उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी होगा। ठीक है, तीनों में सूजन से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें होगा सभी। चलिए 27वां देखते हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं, वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील। हाँ, तो दोनों तरीके के होते हैं, वसा में घुलनशील भी होते हैं, जो कि कौन से होते हैं अभी बताएंगे, पानी में घुलनशील। ठीक है, तो दोनों तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो वसा में घुलनशील होते हैं वो बी और सी को छोड़ के तीनों होते हैं। कौन कौन से? तो के होता है, ई होता है, और डी होता है, ए होता है। ठीक है, तो ये होते हैं, और बी और सी होता है पानी में घुलनशील। तो याद रखना इसे। चलिए वसा में घुलनशील विटामिन हैं, तो बताइए कौन कौन से हैं? तो वसा में कौन कौन से होते हैं? तो ए डी ई, तो तीनों होते हैं ये तो। ठीक है, वसा में जैसे इसमें आ रहा है ना ब सा, तो बी और सी यही नहीं होते हैं, बी और सी को छोड़ के बाकी के होते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो बताइए 29वां प्रश्न है। तो विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी। तो नियासिन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। 30वां प्रश्न देखते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो विटामिन B3 है जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 30 प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न आपको आज के कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।